आज हम पढ़ेंगे विवर्तन। विवर्तन क्या होता है ना। वैसे तो व्यतिकरण हम पढ़ डाले और हमको समझ में नहीं आया कि क्या है। प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। हाइगन्स ने बताया कि प्रकाश किसकी भांति व्यवहार करता है, तरंग की भांति, लेकिन हमको समझ में नहीं आया। अब विवर्तन जब हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि प्रकाश जो होता है तरंगों के रूप में चलता है ना। सपोज दैट ये वस्तु है, ये कोई वस्तु है और यहाँ कोई स्रोत है। इससे प्रकाश की किरणें आ रही है ना। तो इससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो अगर प्रकाश की किरण सीधी जाएगी तो ये वस्तु क्या करेगी, इसको रोक लेगी, है ना। वस्तु क्या करेगी, इसको रोक लेगी। और यदि इसका जो छाया है, सपोज दैट ये बन रहा है, तो आपने छाया को देखा होगा, ये किसी पेंटर द्वारा भी जब छाया बनाई जाती है तो क्या किया जाता है, ये साइड में थोड़ा सा हल्का डार्क होता है, मतलब लाइटली डार्क होता है, लाइटली डार्क होता है। अर्थात कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे प्रकाश द्वारा, ये देखो, यहाँ पे प्रकाश द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, प्रकाश द्वारा अतिक्रमण, प्रकाश द्वारा अतिक्रमण, अतिक्रमण कर लेना ही क्या कहलाता है, विवर्तन। अब इसमें देखो प्रकाश तरंग की बात चल रही है ना। कहने का मतलब यदि ये वस्तु है कोई और ये प्रकाश की किरण सीधी चलेगी तो इसमें टकरा के क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन सपोज दैट यदि प्रकाश की किरण ऐसे चले, जब यहाँ आए डार्क जाए, है ना, पार हो जाएगी। तो अगर जब प्रकाश की किरण तरंग की भांति चलती है तो क्या होगा, पार हो जाएगी, है ना। तो वही उसी वस्तु के द्वारा उसके किनारों पर क्या रहेगा, जो छाया बनेगी, अगर देखोगे आप तो छाया क्या होती है, हल्का जो है लाइटली होती है, मतलब पूरा डार्क नहीं होती। किनारे पे किसी चित्रकार द्वारा देखोगे चित्र जो बनाया जाता है तो किनारे पे जो है हल्का डार्क बनाया जाएगा छाया का। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रकाश अतिक्रमण कर लेता है। अतिक्रमण का क्या मतलब है कि प्रकाश तरंग की भांति चलता है और वहाँ पे क्या करता है, थोड़ा प्रकाशित कर देता है उसको लाइटली। तो वही क्या कहलाता है, विवर्तन। तो कहने का क्या मतलब है कुल मिला के कि किसी वस्तु द्वारा, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी वस्तु की ज्यामितीय छाया पर प्रकाश द्वारा अतिक्रमण कर लेना ही विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है ना। तो किसी वस्तु द्वारा ज्यामितीय छाया पर प्रकाश द्वारा अतिक्रमण कर लेना ही क्या कहलाता है, अतिक्रमण कहलाता है। ये जो विवर्तन होता है, ये विवर्तन तभी होगा जब वस्तु की जो रेंज होनी चाहिए, वस्तु के किनारे की रेंज, वस्तु के किनारे की जो रेंज होनी चाहिए, 10⁻⁶ मीटर लगभग होनी चाहिए।
मतलब ये किनारे का जो रेंज है, ये रेंज कितना होना चाहिए? 10⁻⁻6 मीटर, तभी जो है विवर्तन संभव है। अन्यथा होगा तो बहुत कम मात्रा में होगा, या तो फिर होगा ही नहीं। तुमने बताया कि किसी वस्तु द्वारा ज्यामितीय छाया पर प्रकाश द्वारा अतिक्रमण कर लेना ही क्या कहलाता है? विवर्तन। और वस्तु के किनारे की रेंज कितनी होनी चाहिए? 10⁻⁶ मीटर, तभी जो है विवर्तन संभव है। अन्यथा होगा लेकिन बहुत कम होगा। जो विवर्तन होता है, विवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। विवर्तन के प्रकार। विवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेनल विवर्तन, और एक होता है फ्रानहोफर विवर्तन। फ्रानहोफर विवर्तन एक होता है फ्रेनल विवर्तन और एक होता है फ्रानहोफर विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है? फ्रेनल विवर्तन में स्रोत और वस्तु की दूरी सीमित होती है। कहने का मतलब, ऐसा विवर्तन जब प्रकाश स्रोत और वस्तु की दूरी सीमित होती है, वो क्या कहलाता है? फ्रेनल विवर्तन। जस्ट इसी का उल्टा, जब स्रोत और वस्तु की दूरी असीमित होती है। क्या होती है? असीमित, तो उसे फ्रानहोफर विवर्तन कहते हैं। तुमने बताया आपको कि विवर्तन क्या होता है? विवर्तन किसी वस्तु की ज्यामितीय छाया पर प्रकाश द्वारा अतिक्रमण कर लेना ही विवर्तन कहलाता है। विवर्तन होने के लिए जो वस्तु का रेंज होना चाहिए किनारों का, वो 10⁻⁶ मीटर होना चाहिए। विवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक फ्रेनल विवर्तन, एक फ्रानहोफर विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन जब स्रोत तथा वस्तु की दूरी क्या होती है? सीमित होती है। और फ्रानहोफर विवर्तन क्या कहलाता है? जब स्रोत और वस्तु की दूरी असीमित होती है, उसे फ्रानहोफर विवर्तन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक स्लिट द्वारा विवर्तन। तो हम पढ़ते हैं का एकल स्लिट द्वारा विवर्तन। एकल स्लिट द्वारा विवर्तन। एकल स्लिट द्वारा विवर्तन क्या है, ये चीज़ देखते हैं। जैसा हमने यंग के प्रयोग में पढ़ा था, वैसे सेम टू सेम ये भी है। सिर्फ इसमें ये है कि एकल स्लिट है, ये कोई स्रोत है, प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत है, और ये है स्क्रीन। इससे जो है प्रकाश की किरणें जो है ये जा रही हैं। इसको भी यहीं से लेना है। यहाँ पे तीनों को एक ही स्थान पे लेना है, तीनों को एक ही स्थान पे लेंगे। ये यल
यम यन। सपोज दैट यम क्या है, यल और यन के मध्य बिंदु है, और इससे हम इस पर क्या किए, लंब खींचे। ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो ये प्रकाश स्रोत है। सपोज दैट ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, d। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, d/2, और ये भी d/2। ये कोण इससे सपोज दैट थीटा बना रहा है, ये भी थीटा और ये भी थीटा। और इस पर हमने क्या किया, इस पर एक लंब खींच दिया, इस पर से इस पर एक लंब खींचा, ये एक लंब खींच दिया। तो ये हो जाएगा, क्यों नाम दे देते हैं। तो ये लंब खींच दिया हमने, तो लंब खींच दिया। तो भैया अगर ये 90 है, तो इसको अगर हम मिलाएंगे यहाँ से इसको, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा भैया, 90 है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा से क्या हो जाएगा, कास 90 माइनस थीटा। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, यन क्यू, और कर्ण क्या हो जाएगा, यल एन। कर्ण क्या हो गया, यल एन हो गया। फिर क्या हो जाएगा, कास थीटा। कास थीटा को लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा। और ये हो जाएगा यन क्यू, यन क्यू। यल एन है, यन क्यू नहीं है, यल एन है। ये कर्ण है भैया, यन यल है, यन यल। तो ये हो गया। और ये है यल एन, सॉरी, कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार यन क्यू, सही था, यन क्यू। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण यल एन, सही है। तो यन क्यू ऐसे ही रहने देते हैं। यल एन का मान क्या है, डी, तो ये जाएगा डी। तो ये हो जाएगा यन क्यू बराबर डी साइन थीटा, है ना। तो डी साइन थीटा बराबर यन क्यू है। अब आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमने बताया था आपको कि ये जो स्क्रीन पे, ये जो स्क्रीन पे हमको प्राप्त होता है, क्या कहते हैं, अंध बिंदु और दीप्त बिंदु, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो लेमडा होती है। आधे पे क्या होता है, λ/2, आधे पे λ/2। λ/2 का मतलब आधे पे प्रकाश जो है प्रकाशित होता है, दीप्त होता है, और आधे पे अंध बिंदु होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। तो निम्निष्ठ के लिए देख लेते हैं, निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ, पहले क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा बराबर यन क्यू का मान, यहाँ से क्या हो जाएगा, यन क्यू का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा λ/2। अब देखेंगे निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ, निम्निष्ठ के लिए हो जाएगा, सब सम लिया जाता है निम्निष्ठ में, 2 4 ऐसे रखेंगे, 2 4 6। तो 90 फ्रिंज के लिए यहाँ से निकालेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा सम के लिए डी साइन थीटा, मतलब निम्निष्ठ के लिए डी साइन थीटा, ये 2n λ/2, 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू n λ/d। और 90 के लिए निकालेंगे तो साइन थीटा n इज इक्वल टू n λ/d। ये क्या हो गया, निम्निष्ठ के लिए। ये निम्निष्ठ के लिए हो गया। ऐसे हम उच्चिष्ठ के लिए निकालेंगे, उच्चिष्ठ, उच्चिष्ठ के लिए। तो उच्चिष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, यहीं पे रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा दिया है, डी साइन थीटा बराबर λ/2 ये होता है। तो भाई विषम के लिए क्या लगाते हैं, 2n + 1। तो ये उच्चिष्ट के लिए हो जाएगा 2n + 1 हो गया। और ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, λ/2n। और यहाँ हो जाएगा 2n + 1 × λ। ये उच्चिष्ट के लिए हो गया।
तो जो एकल स्लिट द्वारा विवर्तन है वो इस तरीके का होता है। डी साइन थीटा बराबर लेमडा अपान 2 हो जाएगा। निम्नलिखित के लिए सम लिया जाएगा। डी साइन थीटा बराबर 2n लेमडा अपान 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो डी साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर डी साइन थीटा बराबर n लेमडा अपान डी हो गया। तो एनवे के लिए निकाल लिए, ऐसे उच्चिष्ट के लिए निकाल लिए हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, कास थीटा, भाई ये थीटा हो गया, इधर क्या बचेगा, कास 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हमने लगा दिया यहाँ से, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार एन क्यू, ये हो गया। तो एन क्यू का जो मान है वैल्यू वो क्या हो जाएगी, पथांतर हो जाएगा लेमडा अपान 2, ये रख दिए हैं बस। ये एनवाई फ्रिंज के लिए हो गया और ये उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट के लिए ये डी, अच्छा इधर डी नहीं लिखे हैं तो ये डी हो जाएगा, ये एन के स्थान में डी था, तो ये हो गया उच्चिष्ट, ये हो गया निम्निष्ट के लिए और ये हो गया उच्चिष्ट के लिए। अब हम देखते हैं ध्रुवण। ध्रुवण ध्रुवण क्या है ना, प्रकाश की ज्यामितीय आकृति को कम करना ही क्या कहलाता है, ध्रुवण। कहने का क्या मतलब है, ये चीज देखते हैं हम, ये प्रकाश की ज्यामितीय आकृति है, सपोज दैट प्रकाश ऐसे चल रहा है ना, तो अब इसकी ज्यामितीय फैलाव को, इसके ज्यामितीय फैलाव को क्या कर देना, कम कर देना ही क्या कहलाएगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक है, इसके ज्यामितीय फैलाव को कम कर देना ही क्या कहलाता है, इसके ज्यामितीय फैलाव को कम कर देना क्या कहलाएगा, ध्रुवण। तो कहने का क्या मतलब है, प्रकाश की ज्यामितीय फैलाव को कम कर देना ही ध्रुवण कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। प्रकाश की ज्यामितीय फैलाव को कम कर देना ही क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। ध्रुवण में हम देखेंगे एक टूरमैलिन क्रिस्टल होता है, क्या होता है, टूरमैलिन क्रिस्टल, टूरमैलिन क्रिस्टल, ये एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिससे क्या होता है, प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है। कहने का मतलब ये एक बेंजीन के आकार का क्या है, टूरमैलिन का क्रिस्टल, इधर से प्रकाश आया ऐसे, ये गया, तो क्या हुआ, ये अध्रुवित प्रकाश है, और ये ध्रुवित प्रकाश है। ये अध्रुवित है, अध्रुवित प्रकाश, और ये है ध्रुवित। अध्रुवित प्रकाश को वैज्ञानिकों ने इस तरीके का दिखाया, इस पर क्या लगाया, डाट लगा के बताया कि ये क्या है, अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश को क्या दिखाया, बिना डाट के, तो ये ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। तो टूरमैलिन क्या है, टूरमैलिन एक क्रिस्टल है जो अध्रुवित प्रकाश को क्या कर देता है, ध्रुवित कर देता है। मतलब क्या है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देता है, ध्रुवित कर देता है। फिर एक होता है पोलराइड, क्या है, पोलराइड,
पोलोराइड, पोलोराइड क्या है ये चीज देख लेते हैं। पोलोराइड एक ऐसी सरल एवं सस्ती युक्ति है जिसके माध्यम से प्रकाश को क्या किया जाता है, जिसके द्वारा प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है। पोलोराइड क्या होती है, एक ऐसी सरल एवं सस्ती युक्ति होती है जिससे क्या किया जाता है, प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है। पोलोराइड एक ऐसी सरल एवं सस्ती युक्ति होती है, सस्ती युक्ति है जिससे प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है। तो पोलराइड एक ऐसी सरल एवं सस्ती युक्ति है जिससे क्या होता है, प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है ना। इसके उपयोग क्या है, पोलराइड के उपयोग, तो पोलराइड के उपयोग में हम देख लेते हैं। पोलराइड के उपयोग, पोलराइड के उपयोग पोलराइड के उपयोग में सबसे पहला क्या आ जाएगा, प्रकाश को ध्रुवित करने में, प्रकाश को ध्रुवित करने में, ध्रुवित करने में सबसे पहला तो यही हो गया कि प्रकाश को ध्रुवित करने में। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, जो कार वगैरह होती है, कार का जो आगे का फ्रंट का जो शीशा होता है, ग्लास, उसमें पोलराइड का उपयोग किया जाता है जिससे सामने से आने वाली कारों का, गाड़ियों का क्या हो, प्रकाश क्या हो, फैले ना, चकाचौंध से बचने के लिए। कारों में, कारों के शीशों में चकाचौंध से बचने के लिए, चकाचौंध से बचने के लिए 3D फिल्मों को देखने के लिए, 3D फिल्मों को देखने के लिए, थ्री डी फिल्मों को देखने के लिए क्या होता है, उसमें एक गॉगल दिया जाता है, चश्मा। वो चश्मे को लगा लेते तो उसमें ऐसा लगता है कि पर्दे के बाहर हीरो है, ये पर्दे में घुस गया अंदर। तो वो क्या होता है, 3D फिल्मों को देखने के लिए। थ्री डी फिल्मों को देखने के लिए हॉलोग्राम, हॉलोग्राम में मतलब देखो, एक अगर कोई वस्तु आप खरीदने जाओ तो उसमें एक चमकीला चमकीला सा लेबल लगा होता है, चमकीला चमकीला सा क्या लगा होता है, लेबल लगा होता है। उससे क्या होती है, वो शुद्धता उसकी चेक की जाती है कि यही क्वालिटी का, यह वही क्वालिटी का है कि नहीं है। तो वो हॉलोग्राम कहते नहीं, हॉलोग्राम देखकर ही खरीदें, है ना। तो वो क्या होता है, उस पर लेबल लगा होता है। तो ये ध्रुवण का उसमें भी प्रयोग होता है। और एक होता है हेडलाइटों में, किसमें, हेडलाइटों में। हेडलाइटों में क्या है, जैसे आपका गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, मान लीजिए हम कहते हैं कि आपका 2 चक्के की गाड़ी है, इसमें क्या होता है, ये प्रकाश लगा, ये क्या लगा है, बल्ब लगा है। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो ये क्या करता है, प्रकाश को ध्रुवित कर देता है सीधी रेखा में। जब प्रकाश को ध्रुवित कर देता है तो हमको क्या होता है, रास्ता दिखाई देता है। अगर आपकी गाड़ी, जो आपका बाइक वगैरह है या 4 व्हीलर वगैरह है, उसका जो आगे का हेडलाइट का जो ग्लास लगा है, अगर वो फूट जाए ना, आपको पास का ही वस्तु नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो प्रकाश क्या होता है, फैलने लगता है। प्रकाश क्या होने लगता है, फैलने लगता है। तो इसी कारण जो उसमें ग्लास लगा है वो क्या करता है, प्रकाश को ध्रुवित कर देता है। तो आपको देखो काफ़ी दूर तक क्या होता है, प्रकाश दिखाई देता है, मतलब वो वस्तुएं दूर तक दिखाई देती हैं, अन्यथा तो आपको बाइक चलाना दूभर हो जाएगा।
तो ये क्या होता है, हेडलाइटों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर ने क्या दिया, न्यू बराबर 10 IP। न्यू बराबर क्या दिया, 10 IP। इन्होंने क्या बताया कि किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है उसके आपतन कोण के स्पर्शजा के बराबर होता है। क्या बताया, किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, उसके आपतन कोण, है ना, आपतन कोण के स्पर्शजा के बराबर होता है। ये बूस्टर का नियम है। बूस्टर का नियम क्या कहता है भैया, ये हो गया, लिख देते हैं बूस्टर का नियम। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक किसी पदार्थ का अपवर्तनांक का आपतन कोण की स्पर्शजा किसी पदार्थ का अपवर्तनांक का आपतन कोण की स्पर्शजा के बराबर होता है, ये क्या हो गया, ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर ने कहा कि किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक का आपतन कोण होता है वो स्पर्शजा के बराबर होता है। यहाँ से देखेंगे हम स्नेल के नियम से, यहाँ लगाएंगे, ये समीकरण नंबर 1 सपोज दैट हो गया। अब देखेंगे स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है भैया, न्यू बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। और यहाँ आई क्या है, आपतन कोण, पोलराइड कोण हो जाएगा। IP से इसको व्यक्त करेंगे, क्या हो जाएगा, पोलराइड कोण IP। और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे ये भी म्यू के बराबर है और ये भी म्यू के बराबर है, तो दोनों म्यू के बराबर हैं। तो ये हो जाएगा साइन IP, ये हो गया आपका 10 IP इज इक्वल टू साइन IP अपॉन साइन आर। तो 10 को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस, 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और इसको लिख सकते हैं साइन IP अपॉन साइन आर। तो साइन IP से साइन IP कट गया, तो ये क्या हो जाएगा IP, ये कॉस IP, और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस IP बराबर साइन आर। भाई कॉस IP बराबर साइन आर, चाहे इसका इधर गुणा करा देंगे, इसका इधर, तो ये हो जाएगा ये। तो कॉस IP हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन के पदों में लिखेंगे, तो साइन 90 माइनस IP बराबर साइन आर। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस IP बराबर आर, और इसको इधर उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा IP प्लस आर बराबर 90। अर्थात कहने का क्या मतलब हो जाएगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि आपतन कोण और पोलराइड कोण का, आपतन कोण और पोलराइड कोण परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। आपतन कोण और पोलराइड कोण परस्पर लंब
होते हैं, इसको ध्रुवण कोण कहते हैं। ध्रुवण कोण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो ये आपका था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश की द्वैती प्रकृति, मतलब अगला जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे।